मैं हूं गजाल और आप देख रहे हैं समा पॉडकास्ट। नाजरीन, बचपन से हम ये सुनते चले आए हैं कि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, लेकिन हालात और तजुर्बात कुछ अलग ही कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इस मुल्क की अशराफिया को देखा जाए, पार्लियामेंटेरियंस को देखा जाए, जिनके हाथ में सब कुछ होता है, सब पावर्स होती हैं, कंट्रोल्स होते हैं, अगर हम उनकी इनकम की बात करें तो उनकी इनकम में से सिर्फ 10% जो है वो ज़रूरी इनकम है, यानी कि 10% वो सिर्फ ये काश्तकारी से बना रहे हैं। तो अब नोट करने की बात यह है कि अगर जिनके पास सब ताकतें हैं, सब कंट्रोल्स हैं, अगर वही इतना कम कमा रहे हैं, इतना कम बना रहे हैं, तो किसानों का क्या हाल है, जिनको कोई पूछता भी नहीं। और अगर हम बात करें किसानों की, तो किसान सड़क पे आए। इससे अगर मैं याद करने की कोशिश करूं कि आखिरी बार ऐसा कब हुआ कि हमारे मुल्क में किसान सड़कों पे आए हों, तो ये मुझे कुछ याद नहीं पड़ता। अगर आपको पड़ता है तो आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताना है कि ये कब हुआ। लेकिन किसान आए, अपने मसले मसाइल जो उनके जायज़ थे वो लेकर आए, और ये सिर्फ उनके मसले नहीं हैं। हर एक इंसान जो खाना खाता है, जो रोटी खाता है, कौन है वो? हम सब भी हैं, हम सब खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं। तो उनके मसाइल हमारे मसाइल हैं, उनकी उनकी आवाज़ बनने का हक हमें भी है। इसी के साथ साथ अगर इनके मसाइल ना हल हों और ये काम करना छोड़ दें, तो आपका, मेरा, हम सब का क्या होगा? क्या खाएंगे हम? कहाँ जाएंगे? सो विदाउट एनी फर्दर अडू, आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मिस्टर अब्दुल सत्तार खान। सत्तार साहब, सबसे पहले तो बताएं क्या हाल है आपके? मेरा हाल पूछना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बहुत ही ज़रूरी है। क्या पॉडकास्ट के लिए ये कोई बहुत अहम चीज़ है कि जी इनका हाल पूछ लिया? मेरा हाल ठीक है तो मैं पॉडकास्ट में बैठा हूँ। तो आप मुझे अगर मेरा बताएं। हाल ठीक ना होता तो मैं पॉडकास्ट में नहीं बैठता। जैसे आपका गला ख़राब था, 2 दिन आप बैठे पॉडकास्ट में? बिल्कुल, नहीं अभी भी बैठे। देखें, मैं 2 दिन की धीमे बात धीमे कर रहा हूँ, जब ठीक आप हो नहीं रहा है। बैठे, आपकी हालत नहीं ठीक थी तो आप नहीं बैठे। जी जी। अब हम बात करते हैं किसान बेचारे सड़क पे आए। किसानों का हाल बताएं ना आप। किसान बेचारे सड़क पर आए, किस लिए आए? उनके मसाइल हैं, उनके मसाइल की वजह से वो सड़क पे आए, पार्लियामेंट के सामने गए, उन्होंने वहाँ धरना दिया। बाद में पुलिस पड़ गई, पुलिस उनके पीछे भी गई। अब देखने वाली बात है कि जहाँ उन्होंने धरना दिया, किसानों ने, जिनकी काश्तकारी जो है ना वो रोजी है, रोजी है, रोटी मेन उनका उनकी काम ही वो है। काश्तकारी है। उन्होंने कहाँ धरना दिया था? पार्लियामेंट में। कि ये लोग जो है ना, जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हमारे वोटों से आए हुए हैं, जिनके हाथ में फैसले होते हैं, ये फैसला करेंगे ताकि हमारे मसाइल ख़त्म हो जाएं। अब उन किसानों को नहीं पता, उन किसानों को पता होना चाहिए कि जिनके पास आप गए हो, पार्लियामेंटेरियन के पास, उनकी अपनी ज़राए आमदनी, 3 ज़राए आमदनी होते हैं पार्लियामेंटेरियन के। जो फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू जो है पाकिस्तान का, जहाँ आपने डिक्लेयर किया होता है कि ये मेरी आमदनी के 3 ज़राए हैं। सिर्फ हम जायज़ आमदनियों की बात कर रहे हैं जो उन्होंने डिक्लेयर किया, ऑब्वियस बाकी बात तो है, जायज़ आमदनी ही एफबीआर में डिक्लेयर करेंगे, मैं कहा काला धन तो ना डिक्लेयर करेंगे। देना बड़ा ज़रूरी है। तो उसमें है नॉर्मल इनकम, प्रिजम्पटिव इनकम और एग्रीकल्चरल इनकम। अब ये सारा मिला के ना टोटल कोई 18 अरब के करीब बनता है इनकी जो सालाना आमदनी है पार्लियामेंटेरियन की। ये 2018 से 2023 की जो पार्लियामेंट थी ना, नेशनल असम्बली और 4 सूबाई असम्बली, आज भी तकरीबन वो रिपीट हुई है, मासवाए उन नए लोगों को जो एक ख़ास जमात से जिनका ताल्लुक था। तो इस फिगर में से तो इनका उसमें एग्रीकल्चरल कितना है? अब एग्रीकल्चर तुम देखो कि 18 अरब में से 1 अरब 80 करोड़ रुपया इनकी एग्रीकल्चरल इनकम है पार्लियामेंटेरियन की। अब ये 10% हो गई ना। 10%। अब ये वो हैं जिनकी तरफ बेचारे किसान गए हैं कि ये हमारे मसाइल का हल को ढूंढेंगे, या हमारे मसाइल का हल इन्हीं के पास है। तो किसानों को पता होना चाहिए कि भाई आप जिनके पास जा रहे हो, उनकी ज़राती आमदनी जो है वो सिर्फ 10% है। नॉर्मल इनकम उनकी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। प्रिजम्पटिव इनकम उनकी बहुत ज़्यादा है। तो ज़रूरी इनकम क्यों कम है? इससे क्या वजह है कि उनका फोकस दूसरी इनकम स्ट्रीम्स उनका पे? फोकस नहीं होगा। क्यों नहीं? उनका फोकस नहीं होगा बाकी जगह से जो आमदनी है, जो बाकी उनके ज़राए हैं आमदनी के, वो समझते होंगे। समझदार वो हैं या मैं हूं जो तुम्हारे सामने बैठा हूं? बिल्कुल। अगर मैं समझदार होता तो मैं वहां ना बैठा होता। बिल्कुल। तो वो समझदार हैं, ये उनको पता होगा कि ज़रूरी आमदनी उनकी इतनी कम क्यों है। अब देखो ना, 429 पार्लियामेंटेरियन निकलते हैं। बिल्कुल। 860 में से 860 में से 429 पार्लियामेंटेरियन है जिनकी ज़रूरी आमदनी है। है। ठीक है।
अब जब उनकी अपनी ज़राई आमदनी के ऊपर नज़र नहीं है या वो उसको इतनी वैल्यू नहीं करते, तो किसान भाइयों का क्या है कि उन्हीं के पास गए। या तो ना उनकी आमदनी का एक सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम ज़राई आमदनी हो, ठीक है, ज़राअत को उन्होंने वैसे ही खुटे लाइन लगाया हुआ है। तो ज़राअत के शोबे से मुंसलिक जो लोग हैं जिनके पास बाकी ज़राए आमदनी नहीं है, जो अशराफिया के पास, ये मेंबर पार्लियामेंटेरियन जो होते हैं, चाहे वो हुक्मरान जमात हो चाहे ओपोजिशन हो, जिनका जीना मरना ही काश्तकारी है। नहीं, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ उनका जीना मरना काश्तकारी नहीं, नहीं है। मैं किसानों की बात कर रहा हूँ। किसानों का जीना मरना काश्तकारी है, लेकिन पार्लियामेंटेरियन में जो लोग बैठे हुए हैं अशराफी है, उनका जीना मरना काश्तकारी नहीं है। लेकिन इसमें किसानों के फिर आप उस्ताद साहब ये भी गौर करने की बात है ना कि उनका क्या हाल होगा फिर। किसान ने, एक बात बता दूं, 2014 का नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इंडिया, प्राइम मिनिस्टर इंडिया, वो बैठा हुआ है इंडिया में 2014 से 2014 से आज 2024, 10 साल हो गए। 10 साल में नरेंद्र मोदी को सिर्फ एक चीज़ ने परेशान किया अब तक, वो किसानों की मूवमेंट थी, फार्मर्स की। उसे कांग्रेस नहीं परेशान कर सकी, उसे अपनी मुखालफ सियासी जमातें नहीं परेशान कर सकी, उसे अमेरिका नहीं परेशान कर सका, उसे रूस नहीं परेशान कर सका। किसने उसको परेशान किया, या इंडिया की हुकूमत को किस चीज़ ने परेशान किया? किसान। फार्मर्स की मूवमेंट जो पिछले 3-4 साल से चल रही है। अब देखो, वो इंडिया के फार्मर हैं, इंडिया के काश्तकार हैं, इंडिया के किसान हैं। ये हमारे यहाँ पे काश्तकार है, हमारे किसान हैं। अब उस किसानों ने, उन काश्तकारों ने इतनी मजबूत किस्म की हुकूमत हिला के रख दी। मतलब राहुल गांधी नहीं हिला सका, कांग्रेस नहीं हिला सकी, लेकिन उन्होंने हिला दी, फार्मर्स ने हिला दिया। गए हैं, चढ़े हैं, उनको बड़ी मार पड़ी है। ऐसे ही है, इंडिया में बहुत मार पड़ी। और एक और बात बता दूं, एक रिहाना है, रिहाना है या रियाना है, जो गुलूकारा है। हाँ, रियाना, यस, ठीक है ना। रियाना ने एक ट्वीट किया था इन सपोर्ट ऑफ फार्मर्स मूवमेंट। उसने कहा इन बेचारों की सुनो, ये बेचारे रोज बैठे होते हैं धरना दे के, रोज मारे खा रहे होते हैं। पूरी की पूरी इंडिया की हुकूमत, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, झटका ऐसा लगा, एक गुलूकारा ने ट्वीट किया था। है, शी इज अ सुपरस्टार, उनका इन्फ्लुएंस भी तो इतना ज्यादा ना। एक गुलूकारा ट्वीट करती है तो नरेंद्र मोदी साहब हिल जाते हैं। फिर क्या होता है? फिर इंडिया के जो फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं ना, अक्षय खन्ना हो गया, अजय देवगन हो गया, एक वो, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है, वो आजकल भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ रही है, रंगोली क्या नाम है उसका। यार, इन्होंने, सचिन तेंदुलकर ने, खिलाड़ी भी आ गए, इन्होंने हैशटैग किसका चलाया जवाबी तौर पर? भारतीय जनता पार्टी और हुकूमत का हैशटैग उसका चला के तो रिहाना का जवाब दिया इन्होंने क्या हमारे मामलात में आप ना बोलें। उन्होंने कवर किया उसको जरा। नहीं, आपने कवर करना अपने ट्वीट से करें। आप हुकूमत इंडिया की जो हुकूमत है उसकी तरफ से आप ट्वीट कर रहे हैं। ट्वीट का जवाब किसको दे रहे हो? अपनी ही दुनिया के किसी बंदे को। आपका ही कंटेम्प्रेरी, आप ही का हम असर है। इन्होंने तो यहाँ तक जुबान इस्तेमाल की थी, बल्कि ये जो फेवरेट इंडिया की फिल्म स्टार है जो इस वक्त 2024 का इलेक्शन भी लड़ रही है, इसने तो उसको पोर्न स्टार तक लेके दिया था। मतलब जाना कुछ नहीं, या तो उसका रियाना को, हाँ, बस मुखालफत में उन्हें कहा, जज्बाती हो गए, उसने दे पढ़ लो। और उसके बाद इंडिया टीवी ने भी, इसने तो इतना ज़्यादा नहीं किया था, लेकिन इंडिया टीवी ने बहुत आगे तक चले गए थे। जो वो टीवी चैनल, वो मीडिया जो नरेंद्र मोदी की तरफ टिल्ट करता है, झुकाव जिसका नहीं होता, वो करते हैं। अच्छा, अब वहाँ पर देखो ये हालात हुए हैं। उसकी बहुत सारी बातें मैं फिर किसी और वक्त में जो होने वाला, टीजर तो आपने देने होते हैं ना फिर, तो उसमें मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी किसान क्या उस जगह तक पहुँच सकेगा? दो बातें। इंडिया का जब किसान फार्मर निकला है ना, 3 साल 4 साल हो गए, और आप देख लेंगे कार्नेगी इंडोवर, उनका एक प्रोटेस्ट डेटा होता है, मैं वो देखता रहता हूँ। उस प्रोटेस्ट डेटा में ये है कि जो फार्मर्स के जलसे जुलूस धरने हुए, उनकी तादाद सबसे ज़्यादा थी इंडिया में।
यानी कि कुछ छोटी मोटी तादाद में नहीं बैठते थे वो, मैसिव। एक ही दिन में मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ स्टेट्स, मुख्तलिफ सूबे, मुख्तलिफ शहरों में उनके धरने होते थे। और काफ़ी स्ट्रेटेजिक। ठीक है, ये हालत थी उनकी। अब वहाँ पर होती थी कि सियासी जमातों को पता था कि यार ये किसानों की मूवमेंट है, हमने सपोर्ट ज़रूर करना है, लेकिन हम उस तरह से नहीं जिस तरह से होता है ना कि हमारी मूवमेंट है, ये तो है ही किसानों की मूवमेंट। अब पाकिस्तान में भी देखना है कि किसानों की मूवमेंट किसान ही चलाएंगे, सियासी जमातों ने फ़ायदा उठाना होता है। ऐसे ही है। जैसे इंडिया में है ना मुखालिफ सियासी जमातें जो नरेंद्र मोदी के मुखालिफ हैं, कांग्रेस है या बाकी जमातें, उन्होंने फ़ायदा उठाया किसान मूवमेंट का, लेकिन ये बात तय हो गई कि वो मूवमेंट से किसी सियासी जमात को कोई ताल्लुक नहीं। ये किसानों ने साबित किया इंडिया में कि ये हमारी मूवमेंट है। अच्छा, इंडिया की बात होगी, सितार साहब मुझे बताएं कि इंडिया के किसानों में और पाकिस्तान के किसानों में क्या फ़र्क है? ये किसी और वक्त में ना डाल दें कि उसका छोटा जो सा, किसान जो है briefly। ना, नहीं, इसका दोनों तरफ डेटा होता है। डेटा रिकॉर्ड किस तरह का होता है कि जो मिनिस्ट्रियां हैं इंडिया में और पाकिस्तान में, उनका डेटा होता है कि फलानी चीज़, जैसे ये ज़राईत पर है। अब ज़राई आमदनी, एग्रीकल्चरल इनकम, ये वफाक का सब्जेक्ट नहीं है, ये प्रोविंस का सब्जेक्ट है। ठीक है। ठीक है, वफाक एग्रीकल्चर इनकम टैक्स ज़राअत का सब्जेक्ट, उसका वफाक का सब्जेक्ट नहीं है, सूबे को दिया हुआ। सूबे में क्या है यार, तुम देखो 4 लाख तक की आमदनी में आप एग्जम्प्टेड हो, आपने टैडी पैसा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नहीं जमा कराना। 4 लाख पर मंथ? 4 लाख की अगर आपकी आमदनी है ना, तो आपने टका नहीं जमा पर कराना, month? एग्जम्प्टेड पर मंथ या एनुअली? एनुअली यार। अच्छा, ठीक है। आपने नहीं जमा कराना। अब जब 4 लाख से 8 लाख होगा तो सिर्फ 1,000 रुपये आपने जमा कराना, बस 1000। 8 लाख ज़राई आमदनी पे सिर्फ 1,000 वाह। रुपये इनकम इतनी ज़्यादा अमाउंट? ज़्यादा कह रहे हो, मजाक कर रहे हो ना? मजाक कर रहे हो। तो फिर 8 लाख से, जब 8 लाख से ऊपर चली जाएगी, 12 लाख तक की आपकी आमदनी होगी, तो सिर्फ 2,000 रुपये आपको इनकम टैक्स, एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स देना पड़ेगा। फिर 12 लाख से 24 लाख पे ये होता है कि 5% देना। 5% किस पे देना? जो 12 लाख से एक्सीड करेगी उस पे आपने 5% देना। फिर उसके बाद 24 लाख से 48 लाख पे आपने 60,000 रुपये देना है। 24 लाख से ऊपर जब जाती है 48 लाख तक तो 60,000। अब 48 लाख रुपए से जायद की ज़राई आमदनी पर आपने 3 लाख देना, और फिर उसके साथ एडिशनल 15% देना है जो 48 लाख से ऊपर जितनी भी होगी। ठीक है ना? अब ये ज़राई एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स ये पंजाब में 2000 के बाद रिवाइज ही नहीं हुआ, लो, और सिंध में भी रिवाइज नहीं हुआ, बलूचिस्तान में भी नहीं हुआ। हाँ, खैबर पख्तूनख्वा में 2014 में हुआ था, उन्होंने रिवाइज किया था। एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स सूबा सरहद ने सिर्फ रिवाइज किया था, बाकी तीनों सूबों ने रिवाइज ही नहीं किया था कि चलो ठीक है ना, 2000 का हो गया, इतना पुराना हो गया, चलो उसको कुछ देखते हैं, कुछ करते हैं, बढ़ाते हैं, ऊपर नीचे करते हैं। ऊपर से बात सुनाएं। पंजाब में फिर पहले दिखाएं फिर सुनाएं, तो आपने कहा सुनो, मैं ना कहूं सुनाएं। अब ये देखें कि आमदनी, रेवेन्यू, बजट पंजाब का 3,000 अरब से ज़्यादा, और उसमें ज़राई आमदनी पर जो इनकम टैक्स में कलेक्शन की पूरे साल की, वो 2 अरब 32 करोड़ रुपए। 2 अरब 32 करोड़ रुपए पंजाब में एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स सूबाई हुकूमत इकट्ठा कर सकी। अब शोर तो बड़ा मचाएंगे ना कि ज़राई मुल्क, और पंजाब का हेड क्यों है ज़्यादा? जो क्रॉप्ड एरिया होता है ना, वो 66% पंजाब में सबसे ज़्यादा, 18% सिंध में है, 10% खैबर पख्तूनख्वा में है, और सिर्फ 6% बलूचिस्तान में है। ठीक है ना? अब ये होता है कि 2 अरब 32 करोड़ रुपए आप साल का एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स कलेक्ट कर सकें। फिर पंजाब हुकूमत कई दफ़ा बैठती थी, लेकिन ये औरंगजेब साहब कह तो रहे हैं ना कि ये इनको प्रॉपर्ली अब रिवाइज करेंगे और इनको यार ये हमेशा मैं उसी तरफ आ रहा था। पंजाब हुकूमत ने कोई 150 दफ़ा का, नहीं, हुकूमतें कहती रहती हैं हम कुछ करेंगे जी, हम रिवाइज करेंगे, फलाना करेंगे। ये 2023 का मुझे पता नहीं 2023 का रिवाइज क्या था, प्लान, एस्टिमेटेड प्लान, वो क्या था?
2 अरब 82 करोड़ रुपया। अब मुझे नहीं पता वो कलेक्ट कर सके कि नहीं कर सके 2 अरब 32 करोड़ रुपया। अच्छा, 2015-16 तक सिर्फ 1 अरब भी नहीं कर सके थे। 2015-16 तक पंजाब हुकूमत एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स में 1 अरब पूरा भी नहीं कर सकी थी। 1 अरब से कम होता था, 70 करोड़ 80 करोड़ 90 करोड़। ये हालत रही है। मतलब कि कहते हम क्या बचपन से सुनते आ रहे ज़राई टैक्स रही। इसमें अब देखा जाए तो एक सियासी जमात है और जिनका बाकी सबसे बड़ा अच्छा खासा मार्जिन से अब आगे। पीपल्स पार्टी का सबसे ज़्यादा जो एग्रीकल्चरल इनकम है वो पीपल पार्टी के MNS की है, 119 है। और उनकी एग्रीकल्चरल इनकम जो है ना 1 अरब 2 करोड़ है, सबसे ज़्यादा बाकी सब जमातों से। फिर उसके बाद PTI आ जाती है जिसके 143 पार्लियामेंटेरियन पूरे मुल्क में, उनकी 50 करोड़ है। हाँ, उनकी आधी से भी कम। ठीक है ना। उसके बाद मुस्लिम लीग नून तीसरी बड़ी जमात है, उनके भी 100 के करीब हैं। और अजीब सी बात है 8 करोड़ है। अब मुस्लिम लीग नून की इस वक्त पंजाब में हुकूमत है, बिल्कुल पंजाब में इशू बन रहा है, और मुस्लिम लीग नून के ही 100 के करीब उनकी जो आमदनी है, ज़रूरी आमदनी, वो 8 करोड़ है सिर्फ। अब देखो ना, बंदा कंफ्यूज नहीं होना शुरू होता कि यार ये कैसे हो सकता है। और दूसरी पंजाब का बताया कि पंजाब डोमिनेटिंग एग्रीकल्चरल लैंड में सबसे ज्यादा ऑल एस्पेक्ट, जितनी भी डायमेंशंस निकलती उसमें डोमिनेटिंग पंजाब होता है विद अ ह्यूज मार्जिन। ठीक है ना। अब अजीब सी बात है कि 12 MNA हैं जिनका ताल्लुक पंजाब से है, और 30 MPs हैं पंजाब असम्बली के। उनकी ज़राई आमदनी सालाना 1 लाख रुपए से कम है। ऐसे हो कैसे सकता है स्टार साहब? यार ऐसे मैंने किया नहीं हाँ, कंफ्यूजन मैंने किया हो ना तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं कंफ्यूजन मेरी कि बनती खान है साहब आपने कर दिया ये, क्यों आपने जुल्म किया, लेकिन आप ज़राई आमदनी। कंफ्यूजन बनती है या नहीं बनती? अच्छा मेरी बात सुनो, ये आपके जो पंजाब के साबिक वजीर आला थे उस्मान बुज़दार, जी 80,000 रुपए थी ज़राई इनकम उनकी। अब उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर पंजाब, जिसको इमरान खान कहता था वसीम अकरम प्लस, वो प्लस करते करते उन्होंने इमरान खान को प्लस कर दिया। उन्होंने उल्टा इमरान खान को प्लस कर दिया। एक दिन नहीं लगा था, उस्मान बुज़दार उड़ के गया, जैसे चिड़िया नहीं उड़ती इंतजार कर रही होती, उड़ के दूसरे कैंप में चला गया। अब ये मैं एक बात कह रहा हूँ। अच्छा वो राजा रियाज था, राजा रियाज ने भी जंप किया। कब जंप किया था? जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं हुआ इमरान खान के खिलाफ, तो राजा रियाज वो लीड कर रहा था उस कैंप को जिसने इमरान खान को छोड़ा था। तो उसके बाद अपोजिशन लीडर कौन बना था? राजा रियाज। क्या बात है। ये अनवारुल्लाह काकड़ का नाम सबसे पहले किसने प्रपोज किया था? राजा रियाज। राजा रियाज की ज़राई इनकम 80,000 रुपए सालाना। अब ये किसानों को देखना चाहिए कि राजा रियाज की भी, उस्मान बुज़दार की भी, मैं उन बंदों की बात कर रहा हूँ जो प्रोमिनेंट नहीं होते, उन बंदों की बात कर रहा हूँ। अब देखो ना, ये किन की बात की कि जिनकी ज़राई आमदनी 1 लाख रुपए से भी कम है। अब जरा आ जाते हैं जिनकी सबसे ज्यादा है। अब सबसे ज्यादा में ना आसिफ अली जरदारी, सदर पाकिस्तान, ऐसे ही जब वो आते हैं ऐसा कोई ऐलान होता है? ऐसे होता होगा, पक्की बात है। मैंने कभी देखा नहीं, सुना नहीं, लेकिन मैंने भी नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि होता जैसे पुराने जमाने में शहनशाह के बारे में, आलम पना, जैसे बॉक्सिंग मैचेस में भी कम इन फ्रॉम द रेड कॉर्नर। वो तो बॉक्सिंग बाउट है ना, ये बाउट थोड़ी हो रही है। सदर पाकिस्तान आते हैं, सदर पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, वज़ीर आज़म की बात नहीं कर रहा। हो सकता है इसी तरह कहते हैं जिस तरह मैंने कहा। तो इन प्रोमिनेंट में सबसे ज्यादा आमदनी जो है ना, लीडिंग आसिफ अली जरदारी साहब की है ज़राई आमदनी, मैसिव मार्जिन। हाँ, वो 13 करोड़ 60 लाख है। 13 करोड़ 60 लाख। अब ये प्रोमिनेंट जितने भी पाकिस्तान के हैं ना, जो कि डिक्लेयर की गई है, ठीक है ना, जितने पाकिस्तान के प्रोमिनेंट हैं, अशराफिया में, हुक्मरानों में, पार्लियामेंटेरियन में, आसिफ अली जरदारी की ज़राई इनकम सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट्स में। ये बात ज़रा बार बार ज़हन में, प्रोमिनेंट्स में, क्योंकि उसके बाद मैंने एक नाम ऐसा लेना जिसकी पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़राई आमदनी, लेकिन वो उस तरह का प्रोमिनेंट नहीं है, लोग जानते हैं लेकिन इस तरह से नहीं। तो इसका है पहले नंबर पे आ जाते हैं जी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब। ये पहले नंबर की बात नहीं कर रहा मैं,
ये सिर्फ नाम लिखे हैं। यूसुफ रजा गिलानी जो इस वक्त चेयरमैन सेनेट है ठीक है। और साबका वजीर आजम थे पाकिस्तान की, इनकी 1 करोड़ 20 लाख है। सही, पार्लियामेंटेरियंस में से तो पहले नंबर पे हैं या नहीं? नहीं उसमें ये भी नहीं? प्रोमिनेंट Prominent आपके के जो लिहाज अनवारुल हक साहब थे जो फॉर्मर के टेकर प्राइम मिनिस्टर थे, से। उनकी सिर्फ 16 लाख रुपए ज़राई आमदनी थी। इंटरेस्टिंग। ठीक है। बिलावल भुट्टो जरदारी की अपने अब्बू से बहुत कम आमदनी है, 2 करोड़ 96 लाख रुपए। और उसके बाद सैयद खुर्शीद शाह जो कमाल के पीपल पार्टी के हैं, हर दौर में सबसे ज़्यादा नाम इनका गूंजता है जरदारी और बिलावल के बाद पीपल पार्टी में खुर्शीद शाह साहब का। इनकी 2 करोड़ 11 लाख आमदनी है ज़राई। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, इनकी सिर्फ 25 लाख है ज़राई आमदनी। और इमरान खान साहब जो साबिक वजीर आजम थे, इनकी सिर्फ और सिर्फ 23 लाख रुपए ज़राई आमदनी। ये प्रोमिनेंट की बात कर रहा हूँ ना, कि प्रोमिनेंस में आपने देखना है। उसके बाद आप देख लें हमजा शहबाज साबका वज़ीर आला पंजाब और इस वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे हैं। सिर्फ 10 लाख रुपए है इनकी ज़राई आमदनी। ऐसे ही है। और उसके बाद आते हैं सैयद अली हैदर गिलानी। अली हैदर गिलानी इस वक्त पार्लियामेंट्री लीडर हैं पंजाब असम्बली में पीपल पार्टी के, और ये यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे हैं। इनकी 31 लाख रुपए ज़राई आमदनी है सालाना। और बार बार मैं डिस्क्लेमर देता जाऊं, ये डिक्लेयर्ड इनकम की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये डिक्लेयर की बात। अब देखो ना, एक इसमें बंदा आता है 1 अरब 80 करोड़ रुपया पूरे मुल्क के जो अशराफिया है, जो हुकूमत साज इदारों में बैठते हैं, 1 अरब 80 करोड़। उसमें उस्मान ये एक हैं साहब, सरदार यार मोहम्मद रिंद, पीटीआई के ये पीटीआई के रहे हैं। अच्छा, है नहीं अभी? पीटीआई के रहे हैं। इनकी 30 करोड़ ज़राई आमदनी, और इनका ताल्लुक है बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान से। अब जरा देखना कि पंजाब का जो क्रॉप्ड एरिया है वो सबसे ज्यादा है, 66%। उसके बाद सिंध का 18%, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा का 10%, फिर उसके बाद बलूचिस्तान बलूचिस्तान का 6%। सिर्फ 6%। और बलूचिस्तान का ही एक MPA MN है, वो 30 करोड़ उसकी ज़राई आमदनी है। पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा ज़राई आमदनी सरदार यार मोहम्मद रिंद की है। वो आप देख लें कि हमने क्या किया इसमें। ये करते हैं कि जैसे हो गया कि हमारे जो काश्तकार हैं, काश्तकारों को देखा जाए तो जब तक ये खुद, जैसे इंडिया के काश्तकार और फार्मर निकले ना मैदान में, खुद निकले, कोई सियासी जमात नहीं थी, उन्होंने वाकई जैसे कहते हैं पूरी दुनिया, मैं क्यों बात कर रहा हूँ पाकिस्तान में बैठ के, एक पॉडकास्ट करने वाला वो पाकिस्तान में बैठ के इंडिया के फार्मर की क्यों बात कर रहा है, वो इतनी ऊपर चली गई कि जिसको दुनिया भर में कोट किया जाता। ठीक है, ट्रूडो ने भी कोट किया, वो लेकर गए खुद अपनी बात इतनी ऊपर। ट्रूडो जो कनाडा का वजीर आजम है, उसने भी ट्वीट किया था बिल्कुल कि जनाब ये ज्यादती हो रही है इनके साथ। तो पाकिस्तानी काश्तकार अगर इस अपनी मूवमेंट को वहाँ ले जाता है, तो ये हुकूमत जो इस वक्त हुकूमत है, जिसके सदर हैं आसिफ अली जरदारी जो कि पीपल पार्टी से ताल्लुक़ है, वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ जिनका मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है। पंजाब में चीफ मिनिस्टर कौन है पंजाब में, ज़रा बताएं? मरियम नवाज। हाँ, इनका ताल्लुक भी मुस्लिम लीग नून से है। अब ये अगर ये किसानों की मूवमेंट चढ़ जाती है और जैसे इंडियन किसानों की चढ़ी उस तरह से, तो इन हुकूमतों को पीटीआई पिछले 2 साल से लगी हुई है, जितना रोना डालती है पीटीआई वो नहीं हिला सकी। किसान हिला देगा। क्यों? किसान सड़क पे आता है, जनरली आएगा। ये पीटीआई वाले तो ईरान का सदर आया हुआ, तो पीटीआई वालों ने अपने सोशल मीडिया में डाल दिया। ईरानी सदर जो है ना, वो इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात की और आप दीदा हो गए। यार हमारी नाक कटवा रहे हैं, पहले कम कटवा रहे हैं, फिर कटवा रहे हैं। वो ईरान वाले भी पूछते थे उन्हें क्या कब गया हमारा सदर, हमारे सदर को भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता, पूरे वर्ल्ड के मीडिया को नहीं पता, इमरान खान के सोशल मीडिया को पता है। तो जो किसानों की मूवमेंट होगी, वो इस हुकूमत को खुदाई कसम वाहिद एक चीज़ है जो इस हुकूमत को हिला सकती है, वो किसानों की मूवमेंट। मेरे ख्याल से इसी नोट पे आज की पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं।
क्योंकि हमारा वक्त भी ख़त्म हो चुका है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।